दोस्तों आप सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लिबरलिज्म। इसी को हम लोग आइडियलिज्म भी कहते हैं। इसको हिंदी में उदारवाद और आदर्शवाद कहते हैं। इससे पहले वाले क्लास में हम लोग आपका रियलिज्म को ख़त्म कर दिए थे, यथार्थवाद को। तो जो भी लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, आप लोग सबसे पहले उसको देख लीजिए, रियलिज्म वाला, फिर इसको आप देखिए। तो आपको ज़्यादा पढ़ने में मज़ा आएगा, ज़्यादा कंसेप्ट समझने में मज़ा आएगा। ठीक है, तो देखिए आज का जो टॉपिक है ना वो स्टोरी ऑफ लिबरलिज्म। देखिए जो हम टॉपिक लिखे हैं स्टोरी ऑफ लिबरलिज्म। तो आज आपको स्टोरी सुनना है और इस स्टोरी को सुनने के बाद आपको पढ़ने में जो मज़ा आएगा ना, जैसे गाना है ना, आप सुनाओ प्यार की एक कहानी, ऐसे में आपको आप सुनाओ उदारवाद की एक कहानी। ये कहानी अगर आप सुन लेंगे उदारवाद का, तो आपको जो उदारवाद का थ्योरी इंटरनेशनल रिलेशन में क्या था, तो वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। आज आपको हम उदारवाद समझाने वाले हैं। उदारवाद का जो थ्योरी इंटरनेशनल रिलेशन में, इसी को हम लोग आदर्शवाद कहते हैं। समझ रहे हैं, उदारवाद को ही आदर्शवाद कहते हैं। उदारवाद का जो थ्योरी है इंटरनेशनल रिलेशन में, इसी को हम लोग आदर्शवाद कहते हैं। तो ये आपको हम नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे। आज आपको हम उदारवाद समझाने वाले हैं, क्या इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, इसका थ्योरी क्या था, इंटरनेशनल रिलेशन में इसका यूज क्या है। ठीक है, तो हम इंटरनेशनल रिलेशन के पर्सपेक्टिव में आपको बताएंगे। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको हम दो चीज़ बताना चाहते हैं। अगर आप यथार्थवाद को पढ़े थे, तो यथार्थवाद में का दो कॉन्सेप्ट क्या था? यथार्थवाद का दो कॉन्सेप्ट था कि जो मानव जो है वो लोभी है, स्वार्थी है, पावर स्ट्रगल करना चाहता है, पावर पॉलिटिक्स करता है, और इंटरनेशनल सिस्टम में संघर्ष है, कभी पीस नहीं हो सकता, कभी शांति नहीं हो सकता। ये दो जो है कोर थ्योरी था आपका यथार्थवाद का। क्या दो कोर थ्योरी था बताइए? पहला कि मानव का जो स्वभाव है वो बहुत ज़्यादा पावर पॉलिटिक्स करने का है, शक्ति राजनीति करने का है, और इंटरनेशनल सिस्टम में कभी शांति स्थापित नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि कोई इंटरनेशनल गवर्नमेंट नहीं है, कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है। ये आपका यथार्थवादी बोलता था। लेकिन जब आप उदारवाद को पढ़ेंगे तो उदारवाद जस्ट इसका उल्टा बात करता है। उदारवाद का कहना है कि जो मानव का स्वभाव है बहुत अच्छा है, शांतिप्रिय स्वभाव है। मानव का जो स्वभाव है वो प्रोग्रेस करने का है, पीस इस्टेब्लिश करने का है। और इसका दूसरा कंसेप्ट ये है कि इंटरनेशनल सिस्टम में एक सेंट्रल अथॉरिटी है जिससे कि वर्ल्ड में पीस और स्टेबिलिटी स्थापित किया जा सकता है। समझ गए? इस थ्योरी को बस आप दिमाग में रखिए इस चैप्टर को पढ़ने से पहले। इस दो चीज़ को आप एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग कहानी बताते हैं आपको। कहानी आपको ध्यान से सुनना है, समझ गए? चलिए देखिए, ये आपको हम बात बता रहे हैं 1915 के आसपास, जब वर्ल्ड वार आपका 1915 से 1919 तक आपका फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था। आपको पता होना चाहिए फर्स्ट वर्ल्ड वार का टाइम क्या था, 1914 से लेकर 1919 तक, सॉरी 1915 नहीं। तो जब ये वर्ल्ड वार हो रहा था, तो वर्ल्ड वार जब ख़त्म हो गया आपका, तब ये सवाल उठा कि आखिर युद्ध होता क्यों है, ये युद्ध क्यों हो रहा है, क्यों इस दुनिया में युद्ध हो रहा है? जब सारा देश है, सब देश शांति चाहता है, फिर युद्ध होता क्यों है? ये बहुत प्रोमिनेंट सवाल था उस समय में कि युद्ध होता क्यों है। तो इस चीज़ का जवाब जो है आपका, इस चीज़ का जो जवाब उदारवादी लोग क्या दिया उस समय, जो उदारवादी विचारक लोग थे, कि उन लोग का ये कहना था कि दो कारण से युद्ध हो रहा है। पहला कि निरंकुश शासन, मतलब कि दुनिया में लोकतांत्रिक सरकार नहीं है, इस कारण से युद्ध हो रहा है। दूसरा कि गठबंधन सिस्टम बना हुआ। गठबंधन सिस्टम का मतलब क्या हुआ? मिलिट्री अलायंस, जैसे अभी नाटो है। ठीक है, जैसे अभी आपका चीन और रसिया मिलकर आपका एक मिलिट्री अलायंस बना रहा है। जैसे अगर नाटो में आप किसी देश पे अटैक करते हैं तो मतलब कि आप नाटो पे अटैक कर दिए, सारा देश आप पे अटैक कर देगा। ये जो मिलिट्री अलायंस है, इस दो चीज़ को रिस्पॉन्सिबल माना था युद्ध होने के पीछे। तो ये लोग, ये जो है कौन रिस्पॉन्सिबल माना था? उदारवादी लोग। उदारवादी विचार उतना पुराना है जितना पुराना मानव सभ्यता है। लेकिन वर्तमान समय में उदारवादी विचार जो है ये यूरोप में 14वीं और 15वीं शताब्दी से स्टार्ट हुआ था। लेकिन इंटरनेशनल रिलेशन में उदारवादी का प्रयोग आपका वर्ल्ड वार 1 के बाद स्टार्ट हुआ था। समझ गए? तो ये जो सवाल उठा रहा था युद्ध कौन होता है, युद्ध क्यों होता है, उदारवादी जो उसका जवाब दिए कि निरंकुश शासन और गठबंधन सरकार। तो ये जो उदारवादी लोग थे ये किससे प्रभावित थे? ये आपका जॉन लॉक से प्रभावित थे, ये आपका एडम स्मिथ से प्रभावित थे, ये आपका इमैनुअल कांट से प्रभावित थे। ये लोग कौन थे? ये लोग उदारवादी विचार के प्रोमिनेंट थिंकर थे। अगर आप पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ेंगे, आप वहाँ पे उदारवाद पढ़ना होता है तो आप इसी को पढ़ेंगे, जॉन लॉक को, एडम स्मिथ को, इमैनुअल कांट को। तो जो इंटरनेशनल रिलेशन में उदारवादी था उस समय, वो लोग ये बोला कि दो कारण से आपका दुनिया में युद्ध हो रहा है, स्ट्रगल हो रहा है। ठीक है, तो ये दो कारण बताया युद्ध होने का। तो ये उस समय उदारवादी कौन था? कौन सा उदारवादी व्यक्ति था जो कि ये सब बात बोल रहा था? तो दो उदारवादी लोग था मेनली। एक तो आपका वुडरो विल्सन थे। वुडरो विल्सन जो थे आपके, ये अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके थे। वुडरो विल्सन का नाम आप लोग सभी सुने होंगे। और दूसरा था नॉर्मन एंजल। ठीक है, तो नॉर्मन एंजल और वुडरो विल्सन, ये दोनों आपका जो है अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके थे। समझ गए? अब देखिए, तो
इनका क्या कहना था, युद्ध क्यों होता है, युद्ध इसलिए होता है क्योंकि निरंकुश शासन है। निरंकुश शासन का मतलब क्या हुआ, तानाशाह शासन। ठीक है, देखिए मैं हिंदी में इसलिए लिखता हूँ कि हिंदी में देखिए प्रॉपर नोट्स बहुत कम है, इंग्लिश में आपको बहुत मिल जाएगा। इसलिए जो इंग्लिश वाले इस वीडियो को देख रहे हैं आप लोग इंग्लिश में अपने पेन से लिख लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लिखना नहीं होता है, समझ गए ना। तो निरंकुश शासन को अपने इंग्लिश में लिख लीजिए, गठबंधन का इंग्लिश क्या होता है, अलायंस होता है। ठीक है, निरंकुश क्या होता है, ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो इसको आप इंग्लिश में लिख सकते हैं। तो युद्ध क्यों होता है, इसके पीछे कारण ये था। इसका समाधान क्या दिया ये लोग, इसका समाधान क्या दिया, तो इसका सोल्यूशन ये दिया कि इनका ये कहना है, जो उदारवादी लोग थे इंटरनेशनल रिलेशन में, वुड्रो विल्सन थे आपके, ये आपके अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, 28 प्रेसिडेंट थे अमेरिका के। ठीक है, इनका जो कार्यकाल था आपका 1913 से लेके 1921 तक का था। तो वर्ल्ड वॉर 1 जो है इसी के टाइम में हुआ था, इसलिए इस पर विचार रख रहे थे। तो इनका ये कहना था कि मानव का जो स्वभाव होता है वो तार्किक होता है, शांति प्रिय होता है, और इसी तार्किकता का प्रयोग जो है मानव को इंटरनेशनल रिलेशन में करना चाहिए। प्रॉब्लम क्या बताया, प्रॉब्लम ये बोला कि लोकतंत्र नहीं है दुनिया में और बहुत ज़्यादा अलायंस हो रहा है, मिलिट्री अलायंस हो रहा है, इस कारण से शांति नहीं है। इसका समाधान क्या दिया, समाधान ये दिया कि मानव शांति प्रिय है, इसलिए उसको इस शांति का तार्किकता का प्रयोग जो है इंटरनेशनल रिलेशन में करना चाहिए। तो कैसे करना चाहिए, तो पहला पॉइंट ये बोला कि लोकतंत्र को बढ़ावा दीजिए पूरी दुनिया में, जहाँ जहाँ लोकतांत्रिक देश नहीं है उसको लोकतंत्र बनाइए। आपको पता है कि अमेरिका ही तो जिम्मा लिया हुआ है लोकतंत्र को फैलाने का। 1991 में जब भारत में आपका जब आर्थिक संकट आया था, अमेरिका क्या बोला कि अमेरिका भारत को बोला कि आप एलपीजी रिफॉर्म लाइए तो आपको हम मदद करेंगे। तो भारत एलपीजी रिफॉर्म लाया था 1991 में, आपको पता होना चाहिए। अमेरिका जो है शुरू से ही लोकतंत्र का प्रचार प्रसार पूरा दुनिया में करना चाहता है। तो वुड्रो विल्सन बोला अगर आपको युद्ध से बचना है, अगर संघर्ष से बचना है, लोकतंत्र को बढ़ावा दिए पूरे दुनिया में और अंतर्राष्ट्रीय संस्था का निर्माण करिए। अंतर्राष्ट्रीय संस्था का निर्माण करिए, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट बनाइए जो पूरे दुनिया को कंट्रोल करे। ये दो बात आपका वुड्रो विल्सन बोले थे। वुड्रो विल्सन कौन थे, 28th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, 1913 से 1921 तक ये प्रेसिडेंट रहे थे। दूसरा सॉल्यूशन दिए वो नॉर्मन एंजल थे। नॉर्मन एंजल क्या बोले कि हम लोग को इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस बढ़ाना चाहिए। इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस, जैसे कि अभी भारत और चाइना में युद्ध हो सकता है, तो बहुत उदारवादी का कहना है कि भारत और चीन में युद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों देश का एक दूसरे पर आर्थिक निर्भरता बहुत ज़्यादा है। $100 बिलियन का भारत का ट्रेड चलता है चीन के साथ। तो यही उदारवादी का कहना है कि युद्ध नहीं हो सकता इंडिया चाइना के बीच। लेकिन अगर आप यथार्थवादी से पूछेंगे तो यथार्थवादी का मानना क्या है कि पूरे दुनिया में पावर स्ट्रगल है, राष्ट्रीय हित इंपॉर्टेंट है, कभी भी किसी से युद्ध हो सकता है। ये सब फालतू बात है, व्यापारिक और डेमोक्रेसी सब फालतू बात है। ठीक है, तो नॉर्मल एंजल का कहना था अगर आपको युद्ध से बचना है तो आप व्यापारिक इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस बढ़ाइए एक देश से दूसरे देश के बीच, और दूसरा कि अपने देश का जो इकोनॉमी है उसको खोल दीजिए। इकोनॉमी अगर आप अपने देश का खोलेंगे तो ना बाहर से आपका इन्वेस्टमेंट आएगा, बिजनेस होगा, तो एक देश का दूसरे देश पे निर्भरता बढ़ेगा, और अगर निर्भरता हो जाएगा तो एक देश दूसरे देश से कभी युद्ध नहीं करेगा। तो दो आपका सॉल्यूशन दिया कि युद्ध नहीं होने का। ठीक है, पहला कि लोकतंत्र को बढ़ावा दीजिए, दूसरा कि व्यापारिक अंतर्निर्भरता को बढ़ाइए। समझ गए। अब आगे देखते हैं कि हुआ क्या। समाधान तो ये दिया ये लोग, ये करिए, तो हुआ क्या ये देखिए। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया तो ये लोग समाधान दिया, लेकिन हुआ क्या, इटली और जर्मनी जैसा देश जो आपका तानाशाह हो गया। ये लोग कोशिश कर रहा था कि लोकतंत्र का प्रचार प्रसार हो, लेकिन इटली और जर्मनी जैसा तानाशाह, इटली में कौन था, मुसोलिनी, और जर्मनी में कौन था, हिटलर। इतना बड़ा तानाशाह पैदा हो गया। ये लोग चाह रहा था कि हम लोकतांत्रिक देश को स्थापना करें, और क्या कौन सा देश का स्थापना हो गया, निरंकुश राज्य का स्थापना हो गया। फिर ये लोग चाह रहा था कि अंतर्राष्ट्रीय संस्था का निर्माण हो, इसलिए ये लोग लीग ऑफ नेशन का फॉर्मेशन किया था। लीग ऑफ नेशन का जो फॉर्मेशन है आपका 1920 में हुआ था, लेकिन 1946 में ये ब्रेक कर गया था लीग ऑफ नेशन। ठीक है, तो देखिए पहला चीज़ लोकतंत्र का प्रचार प्रसार, ये भी फेल कर गया। क्यों, क्योंकि बहुत बड़ा तानाशाह पैदा हो गया। दूसरा लीग ऑफ नेशन, अंतर्राष्ट्रीय संस्था का निर्माण करेंगे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय ये जो लीग ऑफ नेशन में यूनाइटेड नेशन था ही नहीं। यूनाइटेड नेशन इसका स्थापना किया, जो लीग ऑफ नेशन का स्थापना थे ये आपका वुड्रो विल्सन साहब किए थे। वुड्रो विल्सन का 14 पॉइंट है, पूछेगा कि 14 पॉइंट कौन दिए थे, तो आप बोलिएगा वुड्रो विल्सन। याद कर लीजिए सब चीज़ को, नेट जेआरएफ में खूब पूछता है सवाल कि 14 पॉइंट थ्योरी कौन दिया था, वुड्रो विल्सन। वुड्रो विल्सन कौन से प्रेसिडेंट थे, 28th प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। नॉर्मन एंजल किस पे बात किए थे, इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस पे बात किए थे। ये सब चीज़ पूछता है। ठीक है, तो अब देखिए तो ये लोग क्या बोला था कि ये काम करिए, लेकिन हो क्या गया, हो गया कि जो ये लोग बोला लोकतंत्र, तो लोकतंत्र नहीं, तानाशाह हो गया। ये लोग बोला अंतर्राष्ट्रीय संस्था फेल कर गया। और ये लोग बोला इकोनॉमी खोलिए, इकोनॉमी खोला तो आर्थिक मंदी, 1929 में आर्थिक मंदी आ गया। मतलब उदारवादी लोग जो भी बात बोला था सब फेल कर गया। नॉर्मन एंजल और वुड्रो विल्सन जो भी बोले थे सब फेल हो गया, उनके उल्टा चीज़ हो गया।
तो ये जो घटना हुआ इसी पर जो है आपका ईएचकार आपको यथार्थवादी थे, आपको हम बताए थे ईएचकार जो 20 ईयर क्राइसिस किताब लिखे थे वो यथार्थवादी थे। तो ये जो है आपके ईएचकार ये उदारवादी को क्या बोला, आदर्शवादी का संज्ञा दिया गया। तो समझिए उदारवादी को आदर्शवादी जो है मोक करते हुए बोला, ये लोग जो आपका यथार्थवादी था वो लोग मोक किया, इसको चिढ़ाया कि आदर्शवादी का मतलब क्या हुआ, आदर्शवादी का मतलब हुआ ऐसा थॉट जो कभी प्रैक्टिकली लागू ना किया जा सके, यही यथार्थवादी यही आदर्शवादी विचार है। तो ईएचकार बोला कि उदारवादी का जो विचार है ये आदर्शवादी है जो जमीन पे कभी लागू नहीं हो सकता। और आपको पता है कि जो उदारवादी उसका थ्योरी क्या था कि लोकतंत्र का प्रचार करिए और अंतर्राष्ट्रीय संस्था का निर्माण करिए, लेकिन हो गया इसके उल्टा, इसलिए लोग मोक किया। इसलिए जो ईएचकार थे यथार्थवादी थे, आपका रियलिस्ट थे, यथार्थवादी। आपको हम बताए थे जब यथार्थवादी पढ़ा रहे थे उसमें बताए थे ये क्या बोले कि जो उदारवादी है ये आदर्शवादी है, ये लोग कभी भी इन लोगों का जो थॉट है ये जमीन पे लागू नहीं किया जा सकता। और क्या बोले ईएचकार कि इंटरनेशनल रिलेशन में सहयोग नहीं है भाई, संघर्ष है, पावर स्ट्रगल है, इसलिए पावर पॉलिटिक्स इंपॉर्टेंट है। आप जो चाह रहे हैं कि हम शांति का मसीहा बने, शांति का हाथ एक दूसरे देश के साथ बढ़ाएं, ये संभव नहीं है क्योंकि हर देश पावर पॉलिटिक्स करता है, शक्ति राजनीति करता है। तो उदारवादी को आदर्शवादी कौन बोला था, यथार्थवादी बोला था। मतलब कि यथार्थवादी थ्योरी जो है सबसे पुराना है आपका इंटरनेशनल रिलेशन में। सबसे पहले यथार्थवादी विचार आया, फिर आपका उदारवादी आया था। उदारवादी को आदर्शवादी बोलते हैं इंटरनेशनल रिलेशन में। इंटरनेशनल रिलेशन में उदारवादी थ्योरी को आदर्शवादी कहते हैं, लेकिन जब आप पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ेंगे वहां आपको उदारवादी पढ़ना है, समझ गए। और आदर्शवादी इसको नाम कौन दिया, तो यथार्थवादी लोग उदारवादी को आदर्शवादी कहा। क्यों, क्योंकि उनका ये कहना था, ईएचकार जैसे थिंकर का ये कहना था, इनका जो थ्योरी है ये कभी भी प्रैक्टिकली लागू नहीं किया जा सकता धरती पर। ठीक है, तो ये आपका सारांश है। अब देखिए अब आगे वर्ल्ड वॉर 2 के पास। तो सबसे पहले क्या हुआ कि जो उदारवादी लोग थे ये लोग बोले युद्ध क्यों होता है। तो युद्ध क्यों होता है, पहला कारण दिया कि लोकतंत्र नहीं है, दूसरा कारण दिया कि अंतर्राष्ट्रीय संस्था नहीं है। तो फिर सॉल्यूशन क्या दिया, लोकतंत्र को बढ़ाइए, आर्थिक निर्भरता को बढ़ाइए। लेकिन हो क्या गया, लोकतंत्र खत्म हो गया क्योंकि इटली और जर्मनी जैसा देश बन गया। और क्या हुआ, आर्थिक मंदी आ गया आपका। ये लोग बोला इकोनॉमी खोली, इकोनॉमी खोला तो आर्थिक मंदी आ गया। और क्या हुआ, अंतर्राष्ट्रीय संस्था का निर्माण किया, लीग ऑफ नेशन, ये फेल कर गया। ठीक है, यहाँ तक हम कहानी सुन चुके हैं। अब कहानी ये है कि वर्ल्ड वार जब खत्म हो गया, जब वर्ल्ड वार 2 आपका खत्म हो गया, इसके बाद जो ये उदारवादी आर्थिक विचारक थे, जो भी आपका लिबरल थ्योरी देने वाले थे, इनके बीच एक डिबेट शुरू हुआ। क्या डिबेट शुरू हुआ कि इकॉनमी आप खोलने का बात किए थे, तो इकॉनमी खोले तो फिर आर्थिक मंदी क्यों आ गया। ठीक है, इसी चीज़ का जवाब ये लोग क्या बोला, इन लोग का ये कहना था कि जो क्लासिकल लिबरल थ्योरी था, जो लिबरल थ्योरी दिए थे नॉर्मन एंजल और वुडरो विल्सन, उसको बोलते हैं क्लासिकल लिबरल थ्योरी। तो इसके विचार में कुछ बदलाव करना चाहिए। तो उदारवादियों का कहना था कि उदारवादी का जो विचार है इसमें कुछ हमको बदलाव करना पड़ेगा, समय के अनुसार उसको बदलना पड़ेगा, समझ गए। तो उदारवादी थ्योरी को जो है समय के साथ बदलना पड़ेगा, उसमें कुछ ना कुछ हमको चेंज करना पड़ेगा। तो उसमें चेंज क्या हुआ, जो उदारवादी लोग उसमें चेंज क्या किए, तो वो देखिए। अब जो है आपके जॉन मेनॉर्ड नी, ये बहुत अच्छे मतलब बड़े पॉलिटिकल थिंकर थे उदारवादी के। ये जो है कीनेजियन थ्योरी दिए। कीनेजियन थ्योरी ये थे, जो आपका लिबरल थ्योरी था, लिबरल थ्योरी को ही बोलते हैं क्लासिकल लिबरल थ्योरी, जो स्टार्टिंग में आया था, जो वुडरो विल्सन और नॉर्मन एंजल दिए। इसमें बदलाव किए, कौन बदलाव किए, जॉन मेनॉर्ड नीज, ये इसमें बदलाव किए थे। ये आपका इसको आप बोल सकते हैं मॉडर्न उदारवादी। इसके बाद न्यू उदारवादी आया था। 2 उदारवादी, एक तो उदारवादी जो क्लासिकल उदारवादी कहते हैं, फिर आया मॉडर्न उदारवादी, फिर आया नव उदारवादी। ठीक है, तो ये मॉडर्न उदारवादी थे, जॉन मेनॉर्ड नीज। तो इनका ये कहना था कि आर्थिक स्वतंत्रता सीमित हो, मतलब कि उदारवादी लोग क्या बोलता था कि इकोनॉमी को पूरी खोल देना चाहिए, लेकिन इनका ये कहना था कि आर्थिक स्वतंत्रता पूरी तरह से नहीं हो, उस पर सरकार का कुछ ना कुछ कंट्रोल हो। तो आर्थिक स्वतंत्रता सीमित हो, कैसे सीमित हो, तो राज्य स्तर पर जो है सरकार नियंत्रण करे। सरकार कैसे नियंत्रण करे, जैसे भारत में देखिए, भारत में इकोनॉमी खुला हुआ है, लेकिन कुछ चीज़ पे सरकार कंट्रोल करता है। जैसे आप देखिए आपका जो हॉस्पिटल हो गया, जो शिक्षा हो गया, इस सब पे सरकार कंट्रोल करता है ना। प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूल होगा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल होगा, अभी आपको मुफ्त राशन सरकार देती है। तो कुछ काम सरकार नियंत्रण में की हुई है, कुछ चीज़ को खोल दिया है। यही चीज़ ये लोग बोल रहा था कि सरकार कुछ चीज़ पे नियंत्रण करे और कल्याणकारी राज की शुरुआत करे। इसी को बोलते हैं वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट की शुरुआत यहीं से हुई थी। ठीक है, तो जो लिबरल थ्योरी, जो क्लासिकल लिबरल थ्योरी का विचार था कि इकोनॉमी को पूरा खोल दिया जाए, सरकार को इकोनॉमी से कोई मतलब नहीं रखना चाहिए, ये कौन बोले थे, नॉर्मन एंजल। लेकिन इनका ये कहना था, जॉन मेनॉर्ड ने का बोलना था कि सरकार का अर्थव्यवस्था पे कुछ नियंत्रण हो, जब जरूरत पड़े तो सरकार को वहाँ पे अपना कदम बढ़ाना चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरी तरह से इकोनॉमी को खोल देना चाहिए। जब भी अर्थव्यवस्था पे संकट पड़े, सरकार को
दिल खोल के पैसा खर्च करना चाहिए, ठीक है। इनका ही इसी को बोलते हैं कल्याणकारी राज। कल्याणकारी राज का मतलब क्या होता है कि जहां भी जो भी मार्जिनलाइज है, जो भी आपका संकट में है, जो भी प्रोग्रेस नहीं कर रहा है, तो सरकार को उस पर फोकस करना चाहिए। जैसे अभी क्या है कि जो गरीब लोग, उसको भोजन नहीं मिल रहा है, उसके पास दवाई नहीं है, तो सरकार इसको देती है ना, ठीक है। इसी को बोलते हैं कल्याणकारी राज। कल्याणकारी राज का मतलब हुआ कि जो भी शोषित होगा, वंचित होगा, पीड़ित होगा, उसको सरकार देखेगा, उसको सरकार छोड़ नहीं देगा मरने के लिए, समझ गए। यही जॉन मेनॉर्ड नीस का बोलना था कि इकोनॉमी को पूरी तरह से खोलिए मत, खोलिए इकोनॉमी को खोलिए, लेकिन जहां जरूरत पड़े सरकार को वहां पे नियंत्रण करना चाहिए, समझ गए। ये तो राज्य के स्तर पे, तो देश में ये करना चाहिए। अच्छा, विश्व के स्तर पे क्या करना चाहिए? अंतर्राष्ट्रीय संस्था का निर्माण हो, मतलब कि विश्व व्यापार को कंट्रोल करने के लिए, देखिए नॉर्मल एंजल क्या बोला, इकोनॉमी को खोल दीजिए, कोई मतलब नहीं है, जैसे जैसे हो रहा है होने दीजिए, कोई सरकार कंट्रोल नहीं करेगा, कोई वर्ल्ड मतलब कि कोई एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था इसको कंट्रोल नहीं करेगा व्यापार को, समझ गए। लेकिन आपका जॉन मेनॉर्ड नहीं बोला कि एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था होगा व्यापार को नियंत्रित करने के लिए, व्यापार को, देश को नियंत्रित करने के लिए नहीं। देश को नियंत्रित करने के लिए तो आपका वुडरो विल्सन बोले थे, जो आपका लीग ऑफ नेशन का फॉर्मेशन हुआ, जो फेल कर गया। ये जो जॉन मेनॉर्ड नीस जो था, ये व्यापार को नियंत्रण के लिए बोले एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था होना चाहिए। इसी में ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुआ था 1944 में। पूछेगा आपको एग्जाम में कि ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस कब हुआ था, तो 1944। इसी ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस के आधार पर 3 चीज़ का निर्माण किया गया, IMF, IBRD और गेट। आपको पता होना चाहिए, खूब एग्जाम में पूछता है कि IMF का निर्माण कब हुआ, तो ये सब का निर्माण 1944 में हुआ, ठीक है। 1944 में हुआ, एक सेकंड जारी रेस कर दूं। 1944 में इसका निर्माण हुआ IMF का। तो IMF क्या काम करता है, जो भी देश संकट में होता है उसको लोन देता है, जैसे अभी पाकिस्तान को लोन दे रहा है, बांग्लादेश को लोन दे रहा है, श्रीलंका को। देखिए IMF का काम ही है जो देश संकट में होगा उसको लोन देना, ध्यान इसको याद कर लीजिए। IMF का काम क्या है, जो भी देश इकोनॉमिक, जहाँ पे डिस्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इकोनॉमिक क्राइसिस जहाँ हो जाएगा, उसको लोन देगा। IBRD वर्ल्ड बैंक हो गया था 1995 में, ठीक है, 1995 में ये वर्ल्ड बैंक हो गया था। और गेट जो है आपका WTO बन गया था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, 1995 में। इसका नया नाम है WTO, और IBRD का नया नाम है वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक 1995 में और गेट आपका WTO, लेकिन ये ओरिजिनली कब बना था, 1944 में। अगर आपसे पूछेगा कि वर्ल्ड बैंक का स्थापना कब हुआ था, तो 1995। IBRD का स्थापना कब हुआ था, तो 1944। समझ गए, ये चीज़ आप एकदम स्पष्ट कर लीजिए। तो जॉन मेनॉर्ड नीस जो है ये सजेशन दिए थे, ठीक है, कि ये आप करिए तो इकोनॉमी, जो आर्थिक मंदी आ गया, आर्थिक मंदी खत्म हो जाएगा। तो अब देखिए हुआ क्या, तो जो आपका जॉन मेनॉर्ड नीस जो थ्योरी दिया था, इनका नीस का ये कहना था कि जब भी डिमांड घट जाए, जब भी मार्केट से डिमांड का मतलब क्या हुआ कि जब आदमी के पास पैसा नहीं होगा तो मार्केट का सामान नहीं बिकेगा। तो जैसे आपका कोरोना क्राइसिस अभी आया था, कोरोना में बहुत लोग का नौकरी चला गया था, तो उसमें डिमांड घट गया था। डिमांड का मतलब हुआ कि लोग सामान कम खरीद रहा था। तो जब भी लोग सामान कम खरीदेगा आपका, तो मंदी आ जाएगा, ठीक है। और इस स्थिति में सरकार को, लोगों को खूब पैसा देना चाहिए। देखिए कोरोना काल में क्या हुआ था, सरकार क्या कर रही थी, सबको मुफ्त राशन बढ़ा दिया, 1,000 रुपया बैंक अकाउंट में दे रहा था, समझ लेती। ये सब चीज़ क्या था, ये सब यही था जो आपका केनेजियन थ्योरी था, कि जब भी मंदी आए सरकार को खूब खर्च करना चाहिए लोग पे पैसा, क्योंकि अगर आप खर्च नहीं करिएगा तो आर्थिक मंदी आ जाएगा, ठीक है। तो केनेजियम का ये थ्योरी था, लेकिन इसके बावजूद भी 1971 में फिर से मंदी आ गया, ठीक है। वेलफेयर स्टेट लागू हो गया था अमेरिका में, जो भी आपका जॉन मेनॉर्ड नीस थ्योरी दिया था ये सब लागू हुआ, लेकिन फिर भी आपका आर्थिक मंदी जो है अमेरिका में 1971 में आ गया। अब क्या करें, तो अब क्या करें आगे देखिए। इसलिए देखिए उदारवादी लोग के साथ सबसे अच्छा चीज क्या है, लोग 2 तरह का होता है इस दुनिया में। पहला लोग, उसको बोलिए कि भाई तुम गलत कर रहे हो, तो बोलेगा हम गलत है ही नहीं, हम गलत कर ही नहीं सकते, थेथोलॉजी करेगा आपसे कि हम जो है वो सही है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है मार्क्सवादी लोग। मार्क्सवादी कभी अपने आप में इंप्रूवमेंट नहीं किया है। वो लोग आज से 100 साल पहले जो चीज़ सोच रहा था वो भी आज ही सोचता है, समझ गए। ये लोग का जो थ्योरी है ना, बहुत थेथोलॉजी टाइप का थ्योरी है, कि जो बोल दिया उसी पे रिजिड रहेगा, कभी अपने आप में बदलाव नहीं करेगा। लेकिन आज देखिए पूरे दुनिया में उदारवादी विचार का डोमिनेशन है। हर देश में उदारवाद बहुत इतना अच्छे से, मतलब पूरे दुनिया में तो उदारवादी है। आपको पता होना चाहिए कि 1991 में जब आपका कोल्ड वॉर खत्म हुआ था, तो उसके बाद जो उदारवादी विचार पूरे दुनिया में फैला था, पूरे दुनिया में, तो उदारवादी विचार में कुछ तो खास होगा कि ये पूरी दुनिया में फैला। क्या खास था, तो उदारवादी के साथ खास ये था कि जब भी इसमें जरूरत पड़ा बदलाव करने का, तो ये लोग बदलाव किया। जब आपका क्लासिकल उदारवाद था, क्लासिकल उदारवाद को प्रोपगेट कौन किया था, नॉर्मन एंजल, इंटरनेशनल रिलेशन में बात कर रहे हैं, नॉर्मन एंजल और वुडरो विल्सन। उसमें जब जरूरत पड़ा तो बदलाव कर दिया कौन, जॉन मेनॉर्ड नीस। अब जॉन मेनॉर्ड नीस जो विचार दिया था, उसमें जब बदलाव की जरूरत पड़ा तो
उदारवादी लोग फिर से उसमें अपने विचार में बदलाव किया। क्या बदलाव किया वो आप देखिए। अब देखिए, तो जो जॉन मेरोनी का जो थ्योरी था वो तो फेल कर गया। तो अब देखिए, अब जो भी इकोनॉमिस्ट थे, जो भी उदारवादी लोगों का कहना था, उन लोगों का ये कहना था कि क्लासिकल लिबरलिज्म को फिर से लागू करिए। जो आपका बात वुडरो विल्सन और नॉर्मन एंजल बोले थे, उसी चीज़ को फिर से लागू करिए, ठीक है। क्योंकि ये जो वेलफेयर स्टेट वाला कॉन्सेप्ट था कि सरकार को भी खर्च करना चाहिए, सरकार को इकोनॉमी पे नियंत्रण करना चाहिए, ये चीज़ फेल कर गया। अब फिर से क्या करिए कि इकोनॉमी को पूरा खोल दीजिए। लेकिन अब क्या था, अब आपका 1970 के बाद बातें हो रहा है। अब आपका ग्लोबलाइजेशन का दौर था, अब आपका लिबरलाइजेशन का दौर था, अब मॉडर्नाइजेशन था, कंप्यूटर का दौर था, समझ गए, ये सब कंडीशन था। तो ये सब कंडीशन में आपका उदारवाद को फिर से लागू करना क्या कहलाया, नव उदारवाद कहलाया, न्यू लिबरलिज्म इसी को कहलाया गया। क्लासिकल उदारवाद जो आपका पारंपरिक उदारवाद था, उसी को नया परिस्थिति क्या था, ग्लोबलाइजेशन का, लिबरलाइजेशन का, प्राइवेटाइजेशन का, इस परिस्थिति में क्लासिकल उदारवाद को लागू करना ही नव उदारवाद कहलाया। समझ गए। तो नव उदारवादी क्या बोला कि फिर से इकोनॉमी को खोल दीजिए, फिर से अब सरकार नियंत्रण नहीं करेगा। समझ गए। तो जो अभी तक चला आ रहा है, लेकिन वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट अभी भी है, अमेरिका में भी है, इंडिया में भी है। तो अब जो आपको हम कल पढ़ाने वाले हैं, तो ये देखिए, आपको हम 3 चीज़ पढ़ाएं, क्लासिकल उदारवाद, मॉडर्न उदारवाद और आपका न्यू उदारवाद। इस दोनों में कोई अंतर नहीं है, सेम है। न्यू उदारवाद क्या है कि नया परिस्थिति में क्लासिकल उदारवाद को लागू करना, न्यू कंडीशन जो नया परिस्थिति 1991 के बाद बना था, उसमें उदारवाद को लागू करना ही नव उदारवाद कहलाया। और एक चीज़ हम आपको बताना चाहते हैं, 1991 में जब कोल्ड वॉर खत्म हुआ तो फ्रांसिस फुकुयामा, नाम याद कर लीजिए, खूब पूछता है कि फ्रांसिस फुकुयामा कौन थे। तो फ्रांसिस फुकुयामा यह बोला कि एंड ऑफ आइडियोलॉजी हुआ, एंड ऑफ हिस्ट्री हुआ। इसका मतलब क्या है कि फ्रांसिस फुकुयामा का कहना था कि उदारवादी विचार ने समाजवादी विचार को हरा दिया है। मतलब कि उदारवादी विचार का पूरी दुनिया में विजय हुआ है और वो समाजवादी विचार को हरा दिया है। तो उदारवादी विचार का प्रभाव जो है आपका 1991 के बाद पूरी दुनिया में फैला। इसी चीज़ को आपका अभी हम क्या नाम लिए थे, फ्रांसिस फुकुयामा, इसी को रिकॉग्नाइज किए थे। समझ गए। तो अब जो हम आपको पढ़ाएंगे इंटरनेशनल थ्योरी, बताएंगे कि लिबरलिज्म में इंटरनेशनल थ्योरी क्या है, ये आपको हम कल या परसों वाले लेक्चर में आपको हम कंप्लीट बता देंगे। तो ये वाला जो स्टोरी है, इस स्टोरी को पूरे रिवीजन करके रखिएगा, अच्छे से समझ के रखिएगा। समझ गए हैं। थैंक यू।